हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पर दो फोर व्हीलर्स देख पा रहे हैं। ये देखने में ही आपको लग रहा होगा कि बहुत ही पुराने मॉडल हैं, जो आजकल सड़कों पर लगभग ना के बराबर दिखाई देते हैं, इस टाइप के फोर व्हीलर्स। और आजकल जो फोर व्हीलर्स आपको सड़कों पर दिखाई देते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, बहुत ही मॉडर्न, लग्जरियस, शानदार दिखने वाले, जिसमें आपको जो है ऑडी, फोर्ड की और वॉक्सवैगन, लैम्बोर्गिनी और मर्सिडीज़, इन सब कंपनीज़ की जो है फोर व्हीलर्स आपको दिखाई देती हैं। तो जिन कंपनीज़ की वजह से जो है इतने शानदार व्हीकल्स हमारे कंट्री में आने पॉसिबल हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये भारत की बनी हुई व्हीकल्स नहीं है। इन कंपनियों के जो मेन ब्रांच है, या जो कहें कि शुरुआत है, वो भारत से नहीं हुई है, विदेशी कंपनियाँ हैं, उनके ये व्हीकल्स हैं। तो ऐसी कंपनियां जिनकी वजह से इस तरीके के शानदार गाड़ियां हमारे देश में आ पाई, तो ऐसे कंपनीज़ को हम बोलते हैं एमएनसी, यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। क्या होते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या एमएनसीज? आइए समझते हैं। एमएनसी ऐसी कंपनी होती है जो अपना प्रोडक्शन एक से अधिक देशों में करती है। अगर सिर्फ एक कंट्री में अगर वो प्रोडक्शन कर रही है तो उसको हम एमएनसी नहीं कहेंगे। एमएनसी होने का ही मतलब यही है कि आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो प्रोडक्शन करने का जो एरिया है, वो एक से अधिक देशों में है। तभी आप जो है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस कहलाते हैं। मल्टी यानी कि मैनी, और नेशनल का मतलब नेशन से संबंधित, कंट्री से संबंधित। तो क्यों ऐसा होता है कि कोई कंपनी जो है सिर्फ एक कंट्री के अंदर लिमिट नहीं है, क्यों वो दूसरे देश में जाती है प्रोडक्शन करने के लिए? तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि कंपनी जो है हमेशा प्रॉफिट की तलाश करती हैं। कोई भी कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा सके। तो इसलिए कंपनीज जो है खोजती हैं कि कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उसको चीप लेबर, यानी कि बहुत ही कम पैसे में काम करने के लिए मजदूर मिल जाएं, जो रिसोर्सेज चाहिए वो इजीली अवेलेबल हों और कम पैसे में चीपली अवेलेबल हों। तो ऐसे कंट्रीज़ में कंपनी जो है अपना प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करती हैं, अपना ऑफिस लगाती हैं, अपनी फैक्ट्री लगाती हैं। और मैंने बताया कि इसका मेन रीज़न क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो बिस्किट बनाती है और वो कंपनी अमेरिका की है। तो आप जानते हैं, आप बहुत ईजिली इसको गेस कर सकते हैं कि अमेरिका का एक मज़दूर, चूँकि वहाँ का लाइफ स्टाइल और थोड़ा सा अलग है, वहाँ का जो खर्च है रहन सहन का वो ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे एक मज़दूर जितना पैसे लेता है काम करने के लिए, उसके कंपैरिजन में एशिया का या अफ्रीका का एक मज़दूर जो है कम पैसे लेगा, क्योंकि हमारी कंट्री उन कंट्रीज़ के मामले में पुअर कंट्री कहलाएगी। तो कोई कंपनी है जो बिस्किट बना रही है, अगर वो अमेरिका की कंपनी है, अगर वो देख रही है कि मुझे अगर फैक्ट्री लगानी है अमेरिका में, तो यहाँ पे अगर मैं मज़दूर हायर करूँगा तो एक मज़दूर एक दिन में मान लीजिए कि 1,000 रुपये लेता है। अगर वो कंपनी फैक्ट्री जो है एशिया की किसी कंट्री में लगा रही है, तो वहाँ पे एक मज़दूर एक दिन में काम करने के लिए जो है 200, 300, 400 रुपये लेता है। यानी कि जो है जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का, वो कंपनी के लिए बहुत ही कम हो जाएगा। और जो बिस्किट है वो बिकेगा मार्केट में सेम रेट पे, चाहे वो अमेरिका में बन रही हो और चाहे वो इंडिया में बन रही हो। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट है, अगर वो कंपनी जो है अपना फैक्ट्री यूनिट एशिया में लगाती है तो कम खर्च में वो बिस्किट बना पा रही है, और उसका जो प्रॉफिट है वो ग्रेटर होगा, वो ज़्यादा होगा। तो सिर्फ ये जो ग्रेटर प्रॉफिट है, जो ज़्यादा प्रॉफिट है, इसको अर्न करने के लिए ही जो है कोई कंपनी दूसरे कंट्रीज़ में जा कर के काम करती है। तो इस तरीके से एमएनसी जो है दूसरे कंट्री में जाती है काम करने के लिए। एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई कंपनी किस तरीके से काम कर सकती है। एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या क्या कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमें पता है कि यूएसए में रिसर्च पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो हो सकता है कि एक कंपनी है जो अपना रिसर्च सेंटर यूएसए में लगाए, लेकिन बाकी काम यूएसए में नहीं कर रही है। वो क्या कर रही है? रिसर्च सेंटर जो है अपना यूएसए में सेटअप किया उसने। चाइना में उस कंपनी को पता है कि चाइना में अगर मैं कोई पार्ट्स बनाता हूँ, मान लीजिए कि वो कंपनी जो है फोर व्हीलर्स बनाती है, तो उसने रिसर्च कहाँ पे किया? यूएसए में, कि किस तरीके की फोर व्हीलर्स होनी चाहिए, क्या हम अपने फोर व्हीलर के अंदर ऐसा लगाएं कि जो है माइलेज ज़्यादा हो और कम कॉस्ट में हम बना सकें, या जो है ज़्यादा मॉडर्न व्हीकल्स बना सकें। तो उसने रिसर्च कहाँ पे किया? यूएसए में। अब जब पार्ट्स बनाने की बारी आई, उस कंपनी को जो है अपने फोर व्हीलर्स के लिए पार्ट्स बनाना है, तो उसने कहाँ का एरिया चूज किया? उसके लिए उसने चूज किया चाइना को। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि चाइना में जो है मैन्युफैक्चरिंग है वो चीप है, यानी कि कम पैसे में जो है मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे हो सकता है। तो उसने अपने पार्ट्स बनाने शुरू किए चाइना में। जब डिफरेंट पार्ट्स को जब असेंबल करने की बारी आई कि अब हम असेंबल करेंगे, उसको मार्केट में सेल करेंगे, तो उसने असेंबल करने के लिए जो एरिया चुना उसने मैक्सिको का और ईस्टर्न यूरोप का। क्यों? उसने इसलिए ऐसा किया
कि मैक्सिको से मार्केट पास में है, साउथ अमेरिका का मार्केट हो या नॉर्थ अमेरिका का मार्केट हो, या जो है ये एशिया के इस पार्ट्स का है, ठीक है। यानी जो पैसिफिक ओशन के आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ईजिली जो है मार्केट में जो है पहुँचा जा सकता है अगर मैक्सिको में जो है उसका असेंबलिंग हो। तो पार्ट्स उसने बनाया चाइना में और मैक्सिको में ला के असेंबल किया और यहाँ से जो है अपने गुड्स को जो है दूसरे कंट्रीज़ में ले जाके सेल करता है। या यूरोप में अगर वो जो है मान लीजिए कि असेंबलिंग यूनिट इस्टेब्लिश करता है तो यहाँ से भी जो है सी रूट के थ्रू जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है सेल किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये कंपनी जो है अपना असेंबलिंग यूनिट जो है मैक्सिको में या ईस्टर्न यूरोप के किसी कंट्री में जो है लोकेट करती है। अब उस कंपनी को ये भी पता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उन पॉपुलेशन में जो टेक्निकल एजुकेशन पाए हुए जो यूथ हैं, यानी कि जो युवा हैं वहाँ के टेक्निकल एजुकेशन में बहुत एक्सपर्ट हैं, इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी है। तो इस तरीके से वो कंपनी क्या करती है कि अपना जो कॉल सेंटर है, यानी कि अगर सामान बेच रहे हैं ना, तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं कॉल सेंटर में कॉल करता हूँ, तो जो कॉल सेंटर है वो आकर के यहाँ इस्टेब्लिश कर रही है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो है कम पैसे में ऐसे उसको यूथ ऐसे लोग मिल जाएंगे कॉल सेंटर में काम करने के लिए जिन्हें टेक्निकल जानकारी अच्छी है और इंग्लिश अच्छा बोल लेते हैं और दूसरे देशों के जो है कस्टमर्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो आप क्या आपने क्या समझा यहाँ से कि एक कंपनी जो है रिसर्च कर रही है यूएसए में, पार्ट्स बना रही है चाइना में, असेंबलिंग कर रही है मैक्सिको में या ईस्टर्न यूरोप में, बेच रही है पूरे वर्ल्ड में, और उसने कस्टमर केयर सेंटर कहाँ पे खोल रखा है, वो खोल रखा है इंडिया में। इस तरीके से एक एमएनसी काम कर सकती है। सिर्फ एग्जांपल्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी चाइना में है ही जो है अपने पार्ट्स बनाए या मैक्सिको में ही असेंबलिंग करे या इंडिया में ही अपना कॉल सेंटर खोले। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया है कि ऐसे एक एमएनसी काम कर सकती है। आप एग्जांपल के लिए दुनिया भर की आजकल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, कोका कोला, गूगल, फेसबुक, एप्पल, सैमसंग, कोई भी आप कंपनी के नाम लीजिए, ये सभी जो है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं जिनकी यूनिट जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में लोकेटेड है और ये किसी एक कंट्री के बॉर्डर में जो है बधे हुए कंपनी नहीं है, ठीक है। ये कई बार हमको याद करना पड़ता है कि ये कंपनी की शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों ऐसा करना पड़ता है। इसका रीज़न यही है कि ये कंपनी जो है बहुत डाइवर्स तरीके से काम करती हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है काम करती हैं। तो ये है एमएनसी के काम करने का तरीका। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। तो कंपनी अभी तक जो हमने पढ़ा उसका समरी अगर हम कहें तो यही है कि जब कंपनी को जो है किसी एमएनसी को डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्शन को इंटरलिंक करना होता है तो क्या देखती हो, देखती है कि रॉ मटेरियल और मार्केट कहाँ पे अवेलेबल है, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर कम से कम पैसे पे लो कॉस्ट पे कहाँ पे अवेलेबल हैं, वहाँ पे वो कंपनी जो है काम करेगी। इसके अलावा जो बाकी फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छे रोड चाहिए, वो सब कहाँ पे अवेलेबल है। स्मॉलर कंपनीज़ कहाँ पे अवेलेबल हैं जो उसको प्रोडक्शन करने में असिस्ट करेंगी, क्योंकि कोई भी जो बड़ी कंपनी होती है जब वो दूसरे देश में जाती है तो वहाँ के छोटे कंपनी से जो है वो कॉन्टैक्ट करती है और छोटे कंपनी और बड़ी कंपनी दोनों मिल करके काम करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है, मान लीजिए मेरी एक कंपनी है यूएसए की और मैं उसका एक प्लांट इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, तो अब जैसे नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया में कोई कंपनी जल्दी नहीं जाना चाहेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो बहुत फेवरेबल नहीं होंगी। इस तरीके की वहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम है। कोई कंपनी कहाँ जाना चाहेगी? जहाँ का गवर्नमेंट बहुत लिबरल हो, उसके लिए सभी सुविधाएं अवेलेबल कराए, कम से कम टैक्स ले और एक फ्री एटमॉस्फेयर उसको दे ताकि वो ईजिली काम कर सके कंपनी। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम दो टर्म समझेंगे, एक है इन्वेस्टमेंट और दूसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बेसिकली चीज़ तो एक ही है। कोई भी कंपनी है जब उसे प्रोडक्शन करना होता है तो वो पैसे खर्च करती है, किस लिए? ज़मीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, मशीन्स खरीदने के लिए और बाकी जो भी इक्विपमेंट और सुविधाएं चाहिए उसके लिए जो है पैसे खर्च करती है, और इसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। कि कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, ज़मीन खरीदा वो भी इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग बनाया वो भी इन्वेस्टमेंट है, मशीन खरीदा वो भी इन्वेस्टमेंट है। और जब इस तरीके का इन्वेस्टमेंट किसी विदेशी कंपनी के द्वारा किया जाता है, किसी फॉरेन कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर कोई एमएनसी अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसको हम कहेंगे कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए फोर्ड है, फोर्ड व्हीकल्स, फोर्ड मोटर जो है अमेरिका की कंपनी है। अगर फोर्ड मोटर जो है आकर के भारत के अंदर जो है अपना एक प्लांट लगाती है तो इसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर रिलायंस जो है, जो कि इंडिया की कंपनी है, अगर वो भारत के किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह पे, किसी भी सिटी में अगर वो सेम इन्वेस्टमेंट करे तो उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही रिलायंस अमेरिका में जाकर के इन्वेस्टमेंट करती है तो अमेरिका के लोग उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे।
तो उम्मीद है आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। और कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती क्यों है? इसका सिंपल सा आंसर वही है कि प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, अगर रिलायंस जा कर के अमेरिका में अगर अपना प्लांट इस्टेब्लिश कर रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसका क्यों करेगी? वो इसलिए करेगी कि अमेरिका में उसको लगता होगा कि अमेरिका में मेरे लिए कस्टमर हैं, अमेरिका में मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। इसलिए जो है इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ जो है कोई भी कंपनी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करती है। वे ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी। एमएनसी किस तरीके से प्रोडक्शन करती है? सबसे पहले क्या करती है, एमएनसी जो है अपना प्रोडक्शन जो है करने के लिए किसी लोकल कंपनी के साथ एक समझौता करती है, एक कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो एक एमएनसी, एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस किसी जगह पे अगर उसको दूसरे कंट्री में जा कर के प्रोडक्शन करना है, तो लोकल कंपनी उस कंट्री के अंदर जो कंपनीज़ हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उनसे मिल करके जो है अपना प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करती हैं। अब जब एक एमएनसी, एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन किसी लोकल कंपनी के साथ जब कॉन्टैक्ट करती है, तो यहाँ पे लोकल कंपनी को बेसिकली दो फायदे होते हैं, टू बेनिफिट्स। क्या होते हैं फ़ायदे? पहला बेनिफिट ये होता है कि वो एमएनसी जो दूसरे कंट्री से आई है वो उसको मनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ताकि वो और इन्वेस्टमेंट कर सके अपने कंपनी के अंदर। कुछ नई मशीन्स उस कंपनी के द्वारा अपने देश से लाया जाता है, जिससे जो है कि यूनिट में जो प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पे फास्ट प्रोडक्शन किया जा सके। तो ये एक बेसिकली ये फ़ायदा किसका हो रहा है? लोकल कंपनी को। क्यों? क्योंकि जो है उसको कुछ नए मशीन्स मिल रहे हैं काम करने के लिए। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि एमएनसी जो है उसको कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी मिल सकती हैं, जो टेक्नोलॉजी उस कंपनी के पास पहले से ना हो सकता है कि कोई गैजेट है उसको बनाने के लिए या कोई वस्तु बनाने के लिए कंपनी आज तक जो है मैनुअली काम करती थी, हाथ से उसके मजदूर काम करते थे। कल को कंपनी आई, उसने जो है नई टेक्नोलॉजी लेकर के आई, मशीन लेकर के आई। अब वो जो है हाथ से काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंप्यूटर पर बैठिए और एक साथ जो है तेज़ जो है धड़ल्ले से काम हो रहा है और वस्तुएँ बन रही हैं। अब कुछ जैसे कि कुछ अगर एग्जांपल हम देखें, जैसे कि एक कारगिल फूड जो है, जो कि यूएसए की कंपनी है, इसने आकर के इंडिया में अपना प्लांट लगाया और यहाँ पे जो है परख फूड के नाम से जो है, परख फूड नाम की एक लोकल कंपनी है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और इस तरीके से उसने अपना प्रोडक्शन किया। वैसे ही फोर्ड मोटर्स की जो व्हीकल्स इंडिया में बनते हैं वो कौन बनाता है? वो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है भारत की, उससे कॉन्ट्रैक्ट करके जो है कंपनी जो है फोर्ड मोटर्स जो है भारत के लिए बनवाती है। तो इस तरीके से एक एमएनसी काम करती है। अब हमको समझना है कि फॉरेन ट्रेड क्या है और किस तरीके से मार्केट, फॉरेन ट्रेड की वजह से दो कंट्रीज़ के मार्केट किस तरीके से जुड़ते हैं। फॉरेन ट्रेड करता क्या है? फॉरेन ट्रेड बेसिकली जो है प्रोड्यूसर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने डोमेस्टिक मार्केट से बाहर निकल पाते हैं और उनका जो मार्केट है वो उनके देश का जो मार्केट है उससे बाहर उसका दायरा बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि एप्पल के जो आईफोन्स हैं, तो एप्पल जो जहाँ की भी कंपनी है, मान लीजिए वो अमेरिका की कंपनी है, तो एप्पल का मार्केट जो है सिर्फ अमेरिका में नहीं है, एप्पल का मार्केट इंडिया में भी है। भारत के लोग भी एप्पल के मोबाइल यूज करते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के भी जो है कस्टमर्स उसके हैं इस कंपनी के। तो अगर फॉरेन ट्रेड नहीं होता, अगर विदेशी व्यापार नहीं होता, तो क्या होता है कि एप्पल के जो कस्टमर्स होते हैं सिर्फ उसके देश में होते हैं और वो अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ अपने कंट्री के अंदर ही बेच पाती। लेकिन फॉरेन ट्रेड की वजह से जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो घरेलू बाज़ार है, उससे बाहर निकल पाती है कोई भी कंपनी और उसके जो कस्टमर हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में फैल जाते हैं। यानी कि जो है एक कंपनी डिफरेंट कंट्रीज़ में जा कर के अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाती है। और बायर्स के लिए, जो ख़रीदार है, उसको क्या फ़ायदा हुआ? उसको ये फ़ायदा हुआ कि उसके लिए जो है जो चॉइस ऑफ गुड्स है वो एक्सपेंड हो गया। पहले भारत का हो सकता है कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो अगर भारत में ना आती और हमें मोबाइल यूज़ करना पड़ता, तो हम कौन सी कंपनी के मोबाइल यूज़ करते हैं? एग्जांपल के लिए माइक्रोमैक्स यूज़ कर रहे होते, लावा के मोबाइल यूज़ कर रहे होते। हमारे हाथ में जो है सैमसंग का मोबाइल नहीं होता। क्यों? क्योंकि सैमसंग जो है भारत की कंपनी नहीं है। तो हमारे लिए क्या हुआ? एक ऑप्शन बढ़ गया। फिलीपींस से जो है नोकिया आई तो हमारे लिए एक और ऑप्शन बढ़ गया। ठीक है, कोरिया से जो है सैमसंग आया तो एक और ऑप्शन बढ़ गया। अमेरिका से एप्पल के मोबाइल्स आए तो और ऑप्शन बढ़ गया। तो इस तरीके से जब दूसरे कंट्रीज़ से जो है एमएनसीज जो हैं काम करने के, बेचने के लिए अपना प्रोडक्ट्स हमारे देश के अंदर आते हैं, तो हमारे यहाँ के जो बायर्स हैं, जो ख़रीदार हैं, उनके पास जो चॉइस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब हमको सिर्फ अपने कंट्री के अंदर प्रोडक्ट जो जिन वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ है सिर्फ उसके ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं है, हम दूसरे देशों के अंदर बने हुए प्रोडक्ट्स को भी हम खरीद सकते हैं, वो हमारे चॉइस के अंदर आ जाता है। अब एक चीज़ और होता है कि जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं
उनका दो मार्केट में जो प्राइस है वो लगभग इक्वल हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि सैमसंग का अगर मोबाइल है, अगर वो अमेरिका में जिस रेट पे बिकेगा लगभग सेम रेट पे वो इंडिया में भी बिकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉरेन ट्रेड है। अगर मान लीजिए कि इंडिया में अगर एक मोबाइल 1 लाख रुपए का बिक रहा है और सेम मोबाइल अगर यूएसए में 50,000 रुपये में बिकेगा, तो अब इतना मुश्किल नहीं है कि मैं उसको जो है यूएसए से ना मंगा सकूँ जो है। ठीक है, आजकल जो है ख़रीद पाना किसी चीज़ को जो है ईजी हो गया है। तो एक कंपनी जब दो देशों में काम करती है तो रेट भी लगभग जो है बिल्कुल सेम तो नहीं होगा, लेकिन लगभग जो है सेम होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि दो कंट्रीज़ के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कम्पीट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से जो है सिमिलर प्रोडक्ट्स के जो है कम्पीट करते हैं। अब दो कंपनी है, मान लीजिए कि इंडिया में जो है एक कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, कंपनी का नाम है कंपनी ए, एक दूसरी कंपनी है कंपनी बी। ठीक है, ये विदेश से आई है, ये फॉरेन कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है। इस कंपनी ने एक मोबाइल बनाया जिसमें इसने कुछ सुविधाएं दी। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि इसने कहा कि मेरे मोबाइल में 4 GB रैम है, 16 GB, 16 GB, 4 GB रैम और 16 GB रोम है। इंडिया की कंपनी ने बनाया। जो कंपनी बी है, जो विदेशी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, इसने भी सेम फीचर के साथ एक मोबाइल बनाया। अब दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सेम फीचर्स के साथ ये कंपनी जो है 10,000 रुपये में मोबाइल बेचे और ये कंपनी जो है सिर्फ 5,000 रुपये में मोबाइल बेचने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब दोनों एक दूसरे से कम्पीट करेंगे क्योंकि दोनों का कस्टमर सेम है। अब दोनों को क्या करना है, एक दूसरे से कम्पीट करना है और दोनों कोशिश करेंगे कि रेट लगभग जो है सेम आ जाए। ठीक है, मिनिमम रेट पे ला के दोनों अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे ताकि कस्टमर को जो है चूज करना पड़े। अगर रेट में डिफरेंस जो है डबल ट्रिपल इतना होगा तो फिर कस्टमर के लिए जो है बहुत ईजी हो जाएगा कि हम जो है जो सबसे सस्ता मिल रहा है उससे हम खरीद लें। ठीक है, तो मार्केट जो इंटीग्रेट होने से, मार्केट का जुड़ाव होने से, दो कंट्री के मार्केट का आपस में जुड़ने की वजह से क्या होता है कि जो रेट है, जो प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस हैं वो लगभग सिमिलर हो जाते हैं। तो ये अंतर होता है। तो फॉरेन ट्रेड इस तरीके से क्या कर रहा है, फॉरेन ट्रेड जो है वो यही काम कर रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के मार्केट्स को कनेक्ट कर दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। अब एक बहुत ही की टर्म्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, वो है ग्लोबलाइजेशन। क्या है ग्लोबलाइजेशन, समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मार्केट का या डिफरेंट कंट्रीज़ के जो मार्केट्स हैं उसका इंटीग्रेशन होता है या दोनों के बीच में एक कनेक्शन, एक जुड़ाव आता है। क्यों, कैसे आता है ये आ सकता है जो गुड्स और सर्विसेज हैं, जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, उनके एक देश से दूसरे देश में जाने की वजह से, मोबाइल है यूएसए से इंडिया में आ गया, कोई सर्विस है वो यूएसए से इंडिया में आ गई। इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैंने आपको पहले बताया, अगर अमेरिका की कोई कंपनी आकर के भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही है या इंडिया की कोई कंपनी अमेरिका में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से है। टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो रहा है, भारत की टेक्नोलॉजी अमेरिका में जा रही है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है, किसी दूसरे देश की कंट्री जो है टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश में जा रही है, ये भी ग्लोबलाइजेशन है। और इवन जो है लोग, पीपल, अगर भारत का कोई व्यक्ति काम करने के लिए जो है किसी गल्फ़ कंट्री में जाता है या किसी यूरोपियन कंट्री में जाता है, अमेरिकन कंट्री में अमेरिका में जाता है, तो ये भी जो है इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो है हमारे यहाँ हमने जो है ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किया है। इसे हिंदी में हम वैश्वीकरण बोलते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन जो है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और इवन पीपल, ये जो है एक दूसरे दो देशों के बीच में या आपस में जो है कई कंट्रीज़ के बीच में जो है जुड़े हुए रहते हैं। इनका जो है मूवमेंट होता रहता है। और इसमें जो सबसे की रोल प्ले करने वाले लोग हैं, जो फैक्टर है वो है MNCs। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में सबसे जो की रोल प्ले करने वाले लोग हैं वो है MNCs। ठीक है, और MNC जो है यही एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बना पाते हैं, इसमें सबसे पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। टेक्नोलॉजी क्या करता है, टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी जो है, जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी जो है सुधरी है वैसे वैसे जो है किसी भी वस्तु का जो डिलीवरी है वो फास्ट हो गया है। अमेरिका के से आप कोई वस्तु मंगाना चाहते हैं, कोई गुड्स मंगाना चाहते हैं, वो आपके पास हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर अमेरिका से भारत में आ जाए। कैसे आ जाएगा, एयर ट्रांसपोर्ट बहुत ही ईजी हो गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है बहुत ही कम रेट पे आपके पास वो वस्तु पहुंच जाए। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आसान हो गई है। कंप्यूटर है, इंटरनेट है और भी बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशंस के मीडियम हैं, मोबाइल फ़ोन है।
तो इसके थ्रू जो है आपको, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है अमेरिका से कोई वस्तु मंगाने के लिए, यूरोप के किसी कंट्री से कुछ मंगाने के लिए, मैं बार बार अमेरिका का एग्जांपल ले रहा हूँ तो आप इसे बोर मत होइएगा, कोई भी एक एग्जांपल लेके चलना है ताकि आपको बस समझ में आए कोई चीज़। तो अगर अमेरिका से कोई वस्तु हमें मंगानी है भारत में, तो क्या करेंगे हम तो उसके लिए जो है चिट्ठी नहीं लिखेंगे अमेरिका में। हम क्या करेंगे कि एक मैसेज सिंपली जो है व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू एक जो है मैं मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा अमेरिका के उस व्यक्ति को या किसी कंपनी को जहाँ से मुझे सामान मंगाना है, और वो सामान जो है वो तुरंत उस व्यक्ति को जो है विदिन सेकंड उसको पता चल जाएगा कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या वस्तु चाहिए, क्या प्रोडक्ट मुझे चाहिए। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को जो है रैपिडली जो है दूसरे व्यक्ति के पास या दूसरे कंट्री के पास जो है पहुँचा दिया, और अब जो है वो सामान मेरे पास ईजिली आ जाएगा। टेलीफोन, मोबाइल, इसको हम यूज़ करते हैं कांटेक्ट करने के लिए दूसरे देश के लोगों से। और रिमोट एरियाज़ जो हैं, बहुत दूर दराज के किसी गांव का कोई एरिया है, वहाँ पे भी जो है हम ईज़िली अपने इन्फॉर्मेशन को हम पहुँचा सकते हैं। आप किसी गांव के दूर दराज एरिया में रहते हैं जहाँ पे जो है हो सकता है कि एयरपोर्ट ना हो, लेकिन वहाँ पे टेक्नोलॉजी है, आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, कनेक्टिविटी है, और आप ईज़िली जो है किसी भी ऐप का यूज करते हुए जो है आप आसानी से सामान को मंगा पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ने जो है क्या किया है, ग्लोबलाइजेशन को जो है रैपिडली जो है इम्प्रूव किया है, और उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है, जो प्रोसेस है वो पॉसिबल हो पाया है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन आप जानते हैं कि हम, जैसे मोबाइल फ़ोन है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल है कि किस तरीके से हम ईज़िली जो है बहुत ही डिस्टेंट पे बैठे हुए किसी व्यक्ति के साथ कांटेक्ट कर पाते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करने में हेल्प किया है। दूसरा जो फैक्टर है वो है लिबरलाइजेशन। क्या है लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ट्रेड के ऊपर, व्यापार के ऊपर अगर कोई बैरियर लगा रखा है, कोई अवरोध लगा रखा है, कोई रुकावट लगा रखा है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, उसको जब हम हटाते हैं तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। क्या है इसका इम्पैक्ट लिबरलाइजेशन का? पहला यही है, आप उम्मीद है कि आप ये एग्जांपल समझ पाए होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एक कंट्री है, कंट्री ए, और दूसरी है कंट्री बी। कंट्री बी जो है अपने प्रोडक्ट्स जो है कंट्री ए में बेचना चाहती है, और कंट्री ए की जो गवर्नमेंट है उसने कह रखा है कि नहीं, आप अपने प्रोडक्ट्स हमारे देश में नहीं बेचेंगे, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस रिस्ट्रिक्शन को ये गवर्नमेंट हटा देती है, ठीक है, अगर कह रहा है कि नहीं बेच सकते हैं यानी कि बैरियर है या रिस्ट्रिक्शन है, और जब इस बैरियर को हटा दिया गया कि आइए आप अपने प्रोडक्ट्स को हमारे कंट्री के अंदर बेचिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे लिबरलाइजेशन, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण। इसका इम्पैक्ट क्या होता है लिबरलाइजेशन का? इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही है कि कंपटीशन बढ़ेगा। ये कंट्री के अंदर पहले कोई वस्तु बनाने वाली कंपनी थी, वो अकेले अपना काम करती थी, या दो चार कंपनियां थी उस देश के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनाती थी। कोई भी प्रोडक्ट, बिस्किट मान लीजिए, बनाती थी। बी से जब इस कंट्री ए की सरकार ने, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए कि अब बी या सी या डी या किसी भी दूसरे XYZ किसी भी कंट्री के कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को, अपने बिस्किट को बेच सकते हैं भारत के अंदर, सॉरी कंट्री ए के अंदर। तो अब क्या होगा, इस कंट्री ए के अंदर जो पहले से जो कंपनीज़ हैं उनसे कंट्री बी के कंपनी से कंपटीशन होगा, और ऐसे में फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा होगा कंज्यूमर्स को, ठीक है। अब क्या होगा? क्वालिटी इंप्रूव होगी, ठीक है। कंपटीशन होगा ना कंट्री ए और कंट्री बी के कंपनीज़ में, कंपटीशन होगा तो ऑब्वियसली कंपटीशन जब होता है तो क्वालिटी इंप्रूव होती है। ट्रेड बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसको हटा दिया गया, और अब इसका दूसरा जो फ़ायदा हुआ, जो दूसरा इम्पैक्ट है वो ये है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये बहुत ईजी हो गया। आराम से जो है ए अपने वस्तु को ले आकर बी में बेचेगा, बी वाला ला करके ए में बेचेगा। जो तीसरा बेनिफिट है वो है कि फॉरेन कंपनीज़ अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को, अपने ऑफिस को और फैक्ट्री को दूसरे कंट्री के अंदर जो है ला करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कंट्री बी जो है हमेशा सामान ही ला करके कंट्री ए में बेचे। कंट्री बी खुद आ सकती है कंट्री ए के अंदर, अपनी फैक्ट्री लगाएगी और यहीं पे जो है अपना मार्केट क्रिएट करेगी और सामान बेचेगी। डिसीजंस जो है फ्रीली ले सकते हैं। कोई भी कंपनी जो है, अगर ग्लोबलाइजेशन है तो कोई कंपनी बी जो है उसको बार बार गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ईजिली जो है आकर के अपना यूनिट लगाए, जितना प्रोडक्शन करना चाहती है उतना प्रोडक्शन करे, जिस रेट पे बेचना चाहती है उस रेट पे अपना प्रोडक्ट्स वो बेच सकती है। और कंपटीशन होने से मैंने बताया आपको, परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव होगा, और जो कंज्यूमर्स होगा उसको अच्छी क्वालिटी के जो है गुड्स मिलेंगे। अब मैंने एक टर्म यूज़ किया था ट्रेड बैरियर।
ट्रेड बैरियर क्या है? ट्रेड बैरियर बेसिकली जो है रिस्ट्रिक्शंस है जो किसी भी देश की जो है गवर्नमेंट सेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। जब कोई गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, कोई रुकावट लगा देती है, तो इसे ही हम बोलते हैं ट्रेड बैरियर। गवर्नमेंट जो है ट्रेड बैरियर को किस रूप में यूज करती है? इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि वो बैरियर सिर्फ जो है निगेटिव ही हो। इंक्रीज करने के लिए, कल 10 यूनिट कोई वस्तु आती थी, आज उसको जो है 12 यूनिट मंगाना है। इंक्रीज करने के लिए भी जो है बैरियर को कम या ऊपर किया जा सकता है, कम या अधिक किया जा सकता है। डिक्रीज करने के लिए 10 यूनिट कोई वस्तु आती थी, अब उसको 5 यूनिट लाना है, ठीक है, बैरियर यूज करेंगे, कहेंगे कि हम 5 यूनिट से अधिक नहीं कर देंगे, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए कोई कंपनी जो है ट्रेड बैरियर का यूज करती है। कितना सामान चाहिए, ठीक है, कितना चाहिए, कैसा चाहिए, किस रेट पे चाहिए, ये सब जो है कंपनी, कोई भी देश की गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर सकती है। तो बेसिकली जो है 3 टाइप के ट्रेड बैरियर होते हैं। पहला होता है टैक्स ऑन इम्पोर्ट। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमें बैरियर लगाना है, ठीक है, कंट्री ए एंड कंट्री बी। कंट्री बी एक वस्तु बनाती है जिसका मूल्य वो 10 रुपये रखती है कि मैं कंट्री ए को ये वस्तु बेचूंगा और 10 रुपये में बेचूंगा। लेकिन कंट्री ए क्या करती है? कंट्री ए जो है, जब ये बी जो है अपने प्रोडक्ट को कंट्री ए के पास भेजती है, तो ए कहता है कि इसके एक यूनिट पे, एक आइटम पे मैं 10 रुपये टैक्स लगाऊंगा। तो कंट्री बी ने प्लान किया था कि इसे मैं 10 रुपये में बेचूंगा और ये खूब बिकेगा, क्योंकि जो है यही प्रोडक्ट कंट्री ए के अंदर एक कंपनी है वो 15 रुपये में बेच रही है, तो मैं 10 रुपये में बेच करके मुनाफा कमा लूँगा। लेकिन ए की गवर्नमेंट ने क्या किया? इसके प्रोडक्ट पे 10 रुपये टैक्स लगा दिया। अब इसका वस्तु कितने का बिकेगा? पहले 10 का रेट था और 10 रुपये टैक्स लग गया, तो अब इसका मूल्य कितना हो गया? 20 रुपये। तो अब ये वस्तु 20 रुपये में बिकेगी। ये क्या हो गया? ये बैरियर है, ये रिस्ट्रिक्शन है। इस कंट्री की जो कंपनी है उसका प्रोडक्ट ना बिके, उसके लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। क्या? टैक्स ऑन इम्पोर्ट। जो दूसरा बैरियर है वो है कोटा, ठीक है। बी ने प्लान किया कि हम 100 सामान बेचेंगे, ठीक है, मान लो 4 व्हीलर बनाया, कहा कि हम 100 4 व्हीलर बेच देंगे। ए ने क्या कहा? ए ने कहा कि हम 50 से अधिक ए की गवर्नमेंट ने कहा कि हम 50 से अधिक आपके यहाँ से 4 व्हीलर हम आने ही नहीं देंगे, ठीक है। कोटा फिक्स कर दिया गया कि हम 50 ही खरीदेंगे। तो ये क्या हुआ? ये भी जो है ट्रेड बैरियर कहलाएगा। तीसरा है एम्बार्गो, जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। कंप्लीट बैन, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, जीरो। आप बी वाले जो है हमारे ए कंट्री के अंदर ला करके कोई सामान बेच ही नहीं सकते हो, ये होता है कंप्लीट बैन। तो एग्ज़ाम में आता है, पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ट्रेड बैरियर, या एग्जांपल्स बताइए ट्रेड बैरियर के। तो एग्जांपल्स क्या है? टैक्स ऑन इम्पोर्ट, कोटा सिस्टम, कंप्लीट बैन लगा देना, ये सब ट्रेड बैरियर के एग्जांपल्स हैं। इंडिया में ट्रेड बैरियर कैसा रहा? इंडिया में जो है इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर का यूज किया। फॉरेन ट्रेड के ऊपर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने बैरियर लगाए, ठीक है। कभी कहीं किसी प्रोडक्ट्स पे जो है हमने कंप्लीट बैन लगाया, किसी प्रोडक्ट्स पे जो है हमने जो है हाई टैक्स लिया, ठीक है, या जो है एक जो है कोटा फिक्स कर दिया। तो क्यों किया ऐसा? ठीक है, इसका मेन पर्पस यही था कि जो भारत की जो गवर्नमेंट थी, जो इंडियन गवर्नमेंट थी, वो चाहती थी कि जो कंट्री के अंदर जो कंपनीज़ हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए फॉरेन कंपटीशन से। क्योंकि हमें उस समय ये पता था कि हमारे देश के अंदर जो कंपनीज़ हैं वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट नहीं बना रही हैं, और अगर विदेश से कोई कंपनी अगर भारत में आकर के अगर अपने वस्तु को बेचना शुरू कर देगी तो भारत का जो कंपनी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करना था कि भाई तुम थोड़ा सा जो है और अच्छा प्रोडक्शन करो। जब तुम अच्छा प्रोडक्शन करने लगोगे, कम रेट पे सामान बेचने लगोगे, तो फिर हम बाहर वाली कंपनी को जो है बुलाएंगे कि चलो आ जाओ, अब कंपटीशन करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए अभी आप क्लास 10th में आपने एडमिशन ही लिया है और आपसे कह दिया जाए कि चलो बोर्ड एग्जाम होगा, तो आप तो तैयार ही नहीं थे ना उसके लिए। तो जब आप तैयार हो जाएं उसके बाद कंपटीशन कराया जाएगा। तो ये मामला था, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है ट्रेड बैरियर लगा रखा था। अब इंडस्ट्री जो है 1950 जो 60s का जो दौर था, 1950-60 के आसपास का जो समय है, उस समय भारत में इंडस्ट्री बस अभी लगनी ही मतलब शुरू हुई थी। और तुरंत अगर हम ट्रेड बैरियर हटा देते, विदेश की कंपनियों को आने देते, तो हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो ख़त्म हो जाती, वो कम्पीट नहीं कर पाती। ये जो है प्रॉब्लम होता। हमने जो है उस समय किन चीज़ों को जो है भारत में आने दिया? जैसे कि मशीनरी है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मशीनरी नहीं बनाते थे। फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती थी खेतों में, पेट्रोलियम की ज़रूरत, जो आज भी हम दूसरे देशों के ऊपर मोस्टली डिपेंडेंट हैं। तो इन वस्तुओं को, जो एसेंशियल कुछ आइटम है जिनके बिना काम नहीं चल पाता, ऐसी चीज़ों को हमने जो है दूसरे देशों से ख़रीदा, मंगाया या मंगाते रहे लगातार,
क्योंकि इनका प्रोडक्शन हमारे कंट्री में लगभग नहीं के बराबर होता था। तो इसके लिए हमको जो है डिपेंडेंट होना ही था दूसरे देशों के ऊपर। अब जो है इसमें एक नाम आता है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। क्या करता है WTO? WTO का एम है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करे, ठीक है, लिबरलाइज करे, यानी कि जो है वो देखे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड बैरियर हैं वो हट जाएं और ईज़िली जो है फॉरेन ट्रेड हो पाए, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ईज़िली व्यापार कर पाए। यह देखने का काम किसका है? यह देखने का काम जो है WTO का है। तो WTO क्या करती है? WTO कहती है कि जो सभी बैरियर्स हैं, जो फॉरेन ट्रेड के ऊपर जो बैरियर्स लगे हुए हैं, जो रुकावट लगे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, इनको जो है हटा देना चाहिए क्योंकि ये हार्मफुल हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो फ्री होना चाहिए, ईजिली। फ्री मतलब ये नहीं कि मतलब बिना पैसे का सामान बेचो, नहीं। फ्री ट्रेड का मतलब है कि आप जो है टैक्स बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे या ना के बराबर आप टैक्स लेंगे, ठीक है। तो ये काम है WTO का। WTO जो है बहुत सारे रूल्स बनाती है इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के कि अगर दो देश हैं आपस में व्यापार कर रहे हैं तो क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे। ये रूल्स बनाने का काम जो है WTO का है। और WTO देखती भी है कि ये रूल जो है ईजिली जो मतलब अच्छे से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सभी कंट्रीज इसको मान रहे हैं कि नहीं। लगभग 164 कंट्री हैं, 164 कंट्रीज़ के आसपास हैं जो WTO के अभी मेंबर हैं। तो WTO जो है इसका काम क्या है कि वो फ्री ट्रेड जो है सबके लिए जो है फ्री ट्रेड जो है अलाउ करे। लेकिन एक चीज़ जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि कई बार जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो विकसित देश हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अमेरिका है, ठीक है, ऐसे जो बड़े देश हैं वो कुछ अनफेयर टाइप के जो है ट्रेड बैरियर लगा रखे हैं और WTO कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। और जो दूसरे जो देश हैं जो बहुत पावरफुल नहीं हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, जो गरीब देश हैं, उनसे कहा जाता है कि आप कोई ट्रेड बैरियर मत लगाइए। ये आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि WTO ने कुछ रूल बनाया कि कोई ट्रेड बैरियर नहीं लगाएगा, लेकिन जो पावरफुल कंट्री हैं वो ट्रेड बैरियर लगा रहे हैं और जो पावरफुल कंट्री नहीं है, जो गरीब देश हैं, वो ट्रेड बैरियर लगा रहे हैं। तो उनसे कहा जा रहा है कि आप ट्रेड बैरियर को हटा लीजिए। इसका एक एग्जाम्पल है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का ट्रेड, जो USA के द्वारा किया जाता है। एक WTO का एक रूल ये है कि कोई भी कंट्री जो है अपने यहाँ के फार्मर्स को कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं देगी जिससे दूसरे देश के फार्मर को जो है कोई परेशानी हो सामान को, अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे देश में बेचने के लिए। लेकिन USA क्या करता है? USA अपने यहाँ के फार्मर्स को सैलरी देता है। इससे क्या होता है कि वहाँ के फार्मर्स जो है बहुत ही कम रेट पे अपने प्रोडक्ट्स को अपने देश की गवर्नमेंट को बेच देते हैं। हमारे देश के अंदर फार्मर्स को कोई सैलरी नहीं मिलती है, तो उनका जो बेनिफिट है वो कहाँ से आने वाला है? जब वो अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, जितना कॉस्ट लगाया उसमें कुछ और दाम जोड़ेंगे तब उनका बेनिफिट होगा। लेकिन USA का जो किसान है, जितना उसने खर्च लगाया है उससे ज़्यादा उसको जो है सैलरी के रूप में मिल चुका है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो जिस भी दाम पे बेच दे उसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इससे होता क्या है कि USA की गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने देश के किसानों को सैलरी दे दिया और उसके देश के किसानों ने जो है USA की गवर्नमेंट को बहुत कम दाम में अपने प्रोडक्ट्स को बेच दिया। USA की गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने देश के किसानों द्वारा उगाए गए अनाज को ला करके भारत की सरकार को जो है कम दाम पे बेच दिया, ठीक है। इतने कम दाम पे बेच दिया कि उतने कम दाम पे जो है भारत जो है इंडिया के जो किसान है वो बेच ही नहीं पाएंगे अपनी सरकार को। तो यहाँ पे नुकसान किसका हो रहा है? यहाँ पे नुकसान हो रहा है भारत के किसानों का। अब इंडिया मना भी नहीं कर सकता। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इंडिया मना क्यों नहीं कर देता कि हम नहीं खरीदेंगे? मना नहीं कर सकता है, WTO का रूल है। WTO कह रहा है कि ट्रेड बैरियर हटाओ, दूसरे देश वाले कुछ बेच रहे हैं तो उसको खरीदो। आप नहीं कर सकते कि हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नुकसान जो है भारत के किसानों का हो रहा है। अब यहाँ पे WTO को करना ये चाहिए था कि वो USA को मना करती कि आप अपने देश के किसानों को कोई इस तरीके का बेनिफिट ना दो जिससे दूसरे देश के किसानों का नुकसान हो। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि कुछ कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा दखल है WTO के अंदर। वो ज़्यादा जो है मतलब बॉस की तरह काम करते हैं WTO के अंदर। तो इस वजह से कई बार जो है इसके ऊपर सवाल उठाया जाता है WTO के ऊपर। ये WTO का हेडक्वार्टर है। मैंने आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें बताई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि WTO का रिलेवेंस नहीं है, बिल्कुल भी है। और कुछ कमियां हैं उसके अंदर तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। अब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ? ग्लोबलाइजेशन मैंने आपको बताया ना कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? बैरियर्स जो थे फॉरेन ट्रेड के ऊपर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसको हटा दिया गया। भारत में पहले जो है मैंने बताया कि
जो 1950 और 60s के दौरान जो कंपनियां खड़ी हो रही थी, जो इंडस्ट्रीज़ लग रहे थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम दूसरे देशों से सामान नहीं मंगाएंगे, नहीं खरीदेंगे। तो उसको, उस बैरियर को जब हटा दिया गया, ठीक है, हमने ग्लोबलाइजेशन को, लिबरलाइजेशन को एक्सेप्ट किया, तो उसके बाद हमने क्या किया, जो बैरियर था फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसको हमने हटा दिया और अब ईज़िली जो है हमारे देश से सामान दूसरे देश में जाने लगा और दूसरे देश से सामान बन के हमारे देश में बिकने लगा। अब फॉरेन कंपनी जो है अपने फैक्ट्री को, अपने ऑफिसेस को हमारे कंट्री के अंदर ला करके सेटअप कर सकती थी, प्रोडक्शन कर सकती थी हमारे कंट्री के अंदर। और जो मैंने एग्जांपल के लिए शुरुआत में जो आपको बताया था कि भारत में कुछ एक कंपनियां थी जो 4 व्हीलर्स बनाती थी, अब उसकी जगह पे जो है कुछ विदेशी कंपनियां आकर के प्रोडक्शन करने लगी और बहुत सारे जो है चॉइसेस हमारे पास बढ़ गए। कंपटीशन से क्या हुआ, कंपटीशन से जो है परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ। भारत की एक कंपनी है जो 4 व्हीलर बना रही है, विदेश की एक कंपनी आई है जो 4 व्हीलर बना रही है, दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ और इस कंपटीशन से जो है जो परफॉर्मेंस है कंपनियों का, भारत की कंपनी का, वो इम्प्रूव हो गया और अच्छे प्रोडक्ट्स जो है भारत के अंदर बनने लगे। और कस्टमर के सामने, जो कंज्यूमर है, उसके सामने जो है बहुत सारे चॉइसेस आ गए। कंपटीशन है, अब सिर्फ उसको भारत के बने हुए वस्तुओं के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, वो विदेशों में बने हुए जो है किसी प्रोडक्ट को भी खरीद सकता है। चॉइस हमारे पास बढ़ गया और क्वालिटी बढ़ गई और साथ ही साथ जो प्राइसेस हैं वो लो हो गए। तो ये बेनिफिट हुआ, जो है ये इम्पैक्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन का भारत में। अब हमारे पास जो है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बहुत शानदार शानदार गाड़ियाँ हैं, बहुत अच्छे कपड़े हैं, मैकडोवेल्स में जा कर के पिज़्ज़ा खा लो, ठीक है, फोर्ड में जो है बैठ के घूम लो, लेवाइस का जीन्स पहन लो, तो ये सब स्टैंडर्ड जो है लिविंग वो बढ़ गया। लोकल कंपनी जो रॉ मटेरियल को सप्लाई करती थी एमएनसीज़ को, उनको भी कुछ फ़ायदा हुआ, वो भी बहुत प्रॉस्पेरस हो गए। इंडियन कंपनीज़ जो है उनको न्यू टेक्नोलॉजी मिली, नए नए प्रोडक्शन मेथड पता चले, उनका प्रोडक्शन स्टैंडर्ड जो है बढ़ गया। और इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है कि जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनको भी जो है ग्रो करने में हेल्प किया है और बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ ग्लोबलाइजेशन हमने जब एक्सेप्ट किया उसके बाद जो है एमएनसी के रूप में जो है डेवलप हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज़ नॉट गुड इन ड्यू टू दिस ग्लोबलाइजेशन। कुछ निगेटिव चीज़ें भी हुई हैं, जैसे कि कंपटीशन बढ़ने से जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको बड़ा नुकसान हुआ है, उनका कंपटीशन बढ़ गया है। इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे अगर आप बिस्किट खरीदने जाते हैं, दुकानदार आपको 2 टाइप की बिस्किट दिखाता है। एक बिस्किट है जिसके ऊपर बहुत शानदार रैपर लगा हुआ है, अमेरिका की किसी कंपनी का बना हुआ बिस्किट है और बहुत मतलब शानदार दिख रहा है, दिखने में ही जो है पैकेट है उसका बहुत सुंदर लग रहा है। और एक दूसरा बिस्किट आपको दिखाता है जो एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन के अंदर जो है पैक्ड है और उस पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, वो बताता है कि ये इतने रुपए का है। हो सकता है कि जो बहुत शानदार पैकेट आपको दिख रहा है वो 50 रुपये का हो और सेम वेट का बिस्किट जो है आपको जो है लोकल कंपनी के द्वारा बनाया गया, जो ट्रांसपेरेंट पैकेट में है, जिसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा गया है, कोई रेट नहीं लिखा गया है, वो 10 रुपये में बिक रहा हो, तो आप फिर भी जो है प्रीफर करते हैं कि जो पैकेट में है, जो शानदार पैकेट में है, जो अच्छे से पैक किया गया है, उसको आप खरीदें। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको नुकसान हुआ है, उनको कंपटीशन मिला है विदेशी कंपनियों से या ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद जो है, और उनका नुकसान हुआ है। जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद जो है जॉब सिक्योरिटी नहीं रह गई है। क्यों नहीं रह गई है? क्योंकि जो है फॉरेन कंपनीज़ हैं, वो आती हैं, गवर्नमेंट उनको बहुत सारे रिलैक्सेशन देती हैं। आज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कल कंपनी बंद हो गई या कंपनी ने कह दिया कि हम आपको काम पे नहीं रखेंगे, तो इस वजह से जो है जॉब सिक्योरिटी अब बहुत ज़्यादा नहीं रह गई है। वर्कर्स को जो है बेनिफिट में जो है बहुत शेयर देने वाली मामला नहीं रह गया है कि जो है कंपनी ने 100 रुपये कमाया और उसके जो है 10 वर्कर हैं तो सबको जो है 10-10 रुपये या 5-5 रुपये दे देंगे, नहीं। कंपनीज जो है एमएनसी जो होती हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अपने पास रखती हैं। वर्कर्स का जो है एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है, लॉन्ग वर्किंग आवर है, बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता है, जो सैलरी है या वेजेस हैं वो भी बहुत कम मिलते हैं। और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की जगह पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है एक्सपेंड हुआ है। आप ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में जो डिफरेंस है वो आप जानते हैं, लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस भी किया था इसको, कि जो है जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनकी सैलरी, उनका वर्किंग आवर, उनका वेजेस, मतलब सब कुछ लगभग फिक्स होता है, जॉब सिक्योर होता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो एक्सपेंड हुआ है ग्लोबलाइजेशन के बाद और जॉब सिक्योरिटी नहीं रही है, वर्किंग आवर बढ़ गया है, वेजेस कम मिलते हैं, ये होता है। अब एक और टर्म है जो आपको ध्यान में रखना है, वो है SEZ, जो पूछा जा सकता है आपसे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन?
स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल जोन होते हैं, जहाँ पे वही गवर्नमेंट जो है अपने कंट्री के अंदर जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करती है, यानी कि वो इंडस्ट्रियल जोन कुछ डेवलप करती है जहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई, रोड ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज के लिए, रिक्रिएशनल यानी कि जैसे थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स वगैरह हैं, या एजुकेशन के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, बड़े बड़े स्कूल यूनिवर्सिटीज़ खोलने हैं। तो इस टाइप की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उस एरिया में गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, और इसका पर्पस यही होता है कि दूसरे देश की कंपनी आए और उस इंडस्ट्रियल जोन में, जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोल रहे हैं, वहाँ पे आकर के अपनी फैक्ट्री लगाए। और जो कंपनी इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, इस इंडस्ट्रियल जोन में आकर के प्रोडक्शन यूनिट लगाती है, उसको कुछ सालों तक, इनिशियली जो है लगभग 5 सालों तक उसको जो है कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट मिलता है। गवर्नमेंट इसके अलावा जो है लेबर लॉ में जो है कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देती है। जो मैंने आपको इसके पहले बताया कि इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, वो ये है कि लंबे समय तक काम करना पड़ा है, वेजेस कम मिल रहे हैं। तो इसका रीज़न यही है, और जॉब सिक्योरिटी नहीं, इसका रीज़न यही है कि गवर्नमेंट ने इन कंपनीज़ को जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आकर काम करते हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे रखा है कि आप जो है लेबर लॉ को जो है, जो यानी कि जो काम करने वाले मजदूर हैं उनसे संबंधित जो कानून हमारे देश के अंदर जो बनाए गए हैं, उसमें आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। आप मन कहे तो उसको कम फॉलो कीजिए, ना फॉलो कीजिए, आप ज़्यादा देर तक काम करा सकते हैं, रेगुलर बेस पे नहीं रखना है, मत रखिए। ठीक है, और जब काम हो तब आप रखिए, नहीं काम है तो मत रखिए। इस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी जो है गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड कराती है। ये आप एग्जांपल के लिए जो आप स्क्रीन पे फ़ोटो देख रहे हैं, ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और आप इसको गेस करिए कि ये कहाँ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। मैं आपको हिंट के लिए बता दूं कि नॉर्थ इंडिया का है ये। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कहाँ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अब जो है ये जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं और जो बुरी चीज़ें हुई हैं, जो निगेटिव एस्पेक्ट इसके हैं, उसको लेकर के जो एक डिमांड उठता है कि ये सुधरना चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्ट्रगल है, यही है स्ट्रगल फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन। क्या है स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन? देखो, ग्लोबलाइजेशन के साथ होना ये चाहिए था कि हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होनी चाहिए थी। तो ये जो स्ट्रगल है फेयर ग्लोबलाइजेशन का, वो यही है कि अगर ग्लोबलाइजेशन फेयर होगा, सबके लिए अच्छा होगा, ठीक है, तो ये हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, और बेनिफिट जो होगा किसी कंपनी का, उसका शेयर हर किसी को लगभग बराबर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी जो है वो प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर प्रोडक्शन यूनिट मतलब खूब ज़्यादा अपना एरिया फैलाती जा रही है, खूब प्रोडक्शन कर रही है, खूब पैसा कमा रही है, और जो मज़दूर है उसको पैसे मिल ही नहीं रहे हैं, उसका तनख्वाह जो है, उसका वेज या सैलरी जो है वो कम होता जा रहा है, ज़्यादा देर तक काम करना पड़ा है, अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं मिल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का बेनिफिट होना चाहिए। कंपनी भी बेनिफिट कमाए, जो मज़दूर है वो भी फ़ायदे में रहे। अब इसमें जो है गवर्नमेंट बहुत ही मेजर रोल प्ले कर सकती है। अगर हमें फेयर ग्लोबलाइजेशन चाहिए, हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, तो गवर्नमेंट एक रोल प्ले कर सकती है। गवर्नमेंट सबसे पहला काम ये कर सकती है कि इसकी पॉलिसी ऐसी बनाए कि यह सिर्फ जो रिच और पावरफुल जो कंपनी हैं या उनके जो मालिक हैं, उनके फ़ायदे के लिए बस ना पॉलिसी बने, बल्कि जो है जो हमारे देश के अंदर जो काम करने वाले मज़दूर हैं या जो भी लोग हैं हमारे कंट्री के अंदर, उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको भी सुविधाएं मिले। इस तरीके की पॉलिसी जो है बननी चाहिए। गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि अगर कोई भी कंपनी आकर के हमारे देश में काम कर रही है तो लेबर लॉ को वो फॉलो करे, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो। ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक हम काम करें फैक्ट्री के अंदर, एक दिन में 12 घंटे 18 घंटे हम काम करें और पैसे मुझे बहुत कम मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए। इसके अलावा जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैंने आपको एक बिस्किट वाला एग्जांपल दिया कि आप जो है अच्छे से पैकेज जो है प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, या एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के अंदर पैक किए हुए प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे जो एक जो लोकल प्रोड्यूसर है जो बहुत अच्छा अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ऐसे लोकल प्रोड्यूसर्स को, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्रोटेक्ट करे और उनका परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव हो। इसके लिए भी जो है गवर्नमेंट काम कर सकती है। गवर्नमेंट जो है इसके लिए कुछ ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ बैरियर लगा सकती है। हालांकि WTO का ऐसा रूल्स रेगुलेशन है कि नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को तो आगे आना पड़ेगा। इसके लिए जो है हम एक ही काम कर सकते हैं कि WTO से हम निगोशिएट करें कि हमारे यहाँ के जो किसान हैं, हमारे यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, उनको ये नुकसान हो रहा है, तो आप इतने मतलब हमें रिलैक्सेशन दीजिए कि हम
इस हद तक हम ट्रेड बैरियर लगा सके, कुछ एक लिमिटेशन तक। तो यहाँ पे एक निगोशिएशन करने की बात होगी कि गवर्नमेंट जो है WTO के साथ निगोशिएशन करे। तो ये था कंप्लीट चैप्टर दोस्तों। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज ट्रेड बैरियर, और एक क्वेश्चन है व्हाई डू MNC सेटअप देयर ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज इन दोज रीजन्स वेयर दे गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। आंसर्स मैंने आपको शुरू में बताया था कि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। एक केस दिया हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ कंपनीज इन इंडिया विशेस टू इम्पोर्ट हाई क्वालिटी ऑफ एसीज, AC है यहाँ पे एयर कंडीशंस, फ्रॉम साउथ कोरिया बट हैव टू पे अ ह्यूज इम्पोर्ट टैक्स ऑन देम विच वुड मेक द ACs वेरी एक्सपेंसिव लीडिंग टू अ डिक्लाइन फॉर देयर सेल असर्टेन द रोल ऑफ इम्पोर्ट टैक्स। तो यहाँ पे इम्पोर्ट टैक्स जो है वो इम्पोर्टिंग टैक्स एक ट्रेड बैरियर के रूप में काम कर रहा है, यही पूछा जा रहा है यहाँ पे। इसका आंसर एक्चुअली ट्रेड बैरियर होगा। फिर ये वैसे ही ये सब 1 मार्क से क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट बना के रख लीजिए, आप इसके आंसर्स देने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो एक बार और देखिए, जहाँ पे भी इसका आंसर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मिल सकता है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, पूछिए, मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये सभी प्रीवियस ईयर के CBSE एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट बना के आप रख लीजिए। इसको जो है हर क्वेश्चन, अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो इसका कोशिश कीजिए कि इसका आंसर आप दे पाएँ। तो ये सब क्वेश्चंस हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।